हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमने नेम प्रिंट करना है और नेम प्रिंट करना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन जो कि टर्मिनेट करने के काम में आती है, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इन तीनों को यूज करते हुए हमें नेम को 5 टाइम्स प्रिंट करना है। और किसकी हेल्प से प्रिंट करना है? फॉर लूप की हेल्प से। तो फॉर लूप को यूज करने से पहले आपको उसका सिंटेक्स समझना होगा कि किसी भी सिंटेक्स के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। तीनों का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, बट तीनों में आपको इन तीनों पार्ट्स को यूज करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर इस सिंटेक्स को देखें, सबसे पहले एक कीवर्ड लिखेंगे फॉर, देन फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, एंड उसके बाद आपको सेमीकोलन यूज करना है। देन सेकेंड पार्ट होगा कंडीशन, और मैंने फिर से सेमीकोलन यूज किया। और उसके बाद थर्ड पार्ट आप यूज करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रेसेस, और इनसाइड कर्ली ब्रेसेस जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करना है वो लिखेंगे। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, दिस इज सेकेंड पार्ट कंडीशन, एंड दिस इज थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और तीनों के बीच में मैंने 2 बार सेमीकोलन यूज किया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर लूप आप इंप्लीमेंट करेंगे तो लूप के अंदर सेमीकोलन 2 ही बार यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस का रूल जो हमने इफ और एल्स में डिस्कस किया था कि अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं तो कर्ली ब्रेसेस को यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब सेम सिंटेक्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैं printf सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, बट फिर भी वो मेरा जो नेम है उसको 5 बार या 50 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो आपको सिंपली फॉर लूप लिखना है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन टर्मिनेशन कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अभी मैंने इंक्रीमेंट यूज किया, देन मैंने लिखा printf \n संजय। और आप देख सकते हैं कि फॉर लूप के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस को अवॉइड कर दिया, उनको यूज नहीं किया। ठीक, तो अब हम रिलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, सो दिस इज इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट इज कंडीशन जो कि लूप को टर्मिनेट करेगा, सो दिस इज सेकेंड पार्ट, टर्मिनेशन कंडीशन। थर्ड इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी हमने i को 1 से स्टार्ट करके 5 तक लेकर जाना है, तो इसलिए हमने i प्लस प्लस यूज किया क्योंकि हमें लूप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रन करना। एंड दिस इज फोर्थ जो कि अपना स्टेटमेंट है जिसको हमें रिपीट करना है। तो अब हम इसका साइकिल देखते हैं कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो लूप बिगिन होगा यहां से इनिशियलाइजेशन से। इनिशियलाइजेशन से कंट्रोल किस पर ट्रांसफर होता है? टर्मिनेशन कंडीशन। तो i की वैल्यू 1 है, चेक करें 1 5 से लेस है, यस इट इज ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगा तो अपना कंट्रोल कहां पहुंचेगा? स्टेटमेंट इवैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन पर। तो लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद printf जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको प्रिंट करेगा, एंड प्रिंट होने के बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? इंक्रीमेंट पार्ट पर। तो i की स्टार्टिंग वैल्यू थी 1, कंडीशन चेक किया जो कि ट्रू था, फिर नेम प्रिंट हुआ एक बार, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? संजय 1 टाइम। फिर हम यहां पर पहुंचेंगे, तो इनिशियली i था 1, जैसे ही i प्लस प्लस करेंगे तो i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब ध्यान से देखिएगा, i प्लस प्लस होने के बाद क्या हम कंट्रोल वापस इनिशियलाइजेशन पर लेकर जाएं? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो i यहां पर 2 था, और अगर हम इसको फिर से इनिशियलाइज करते हैं तो i 1 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, नेम प्रिंट होगा, देन अगेन नेक्स्ट टाइम i 2 हो जाएगा,
अगर फिर से यहाँ पर जाएंगे तो i 1 होगा, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ लूप। तो जब हम i प्लस प्लस करके i की वैल्यू को 2 सेट कर चुके हैं तो यहां से कंट्रोल किस पर जाएगा, कंडीशन चेकिंग पर। तो कंडीशन अभी ट्रू है, देन ये जाएगा printf पर, और printf से फिर से हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस फिर कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि एक लूप का साइकिल बन चुका है। तो ये वाला जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा, वो पहली बार के लिए। आगे 2 4 3 इस तरीके से एक साइकिल रोटेट होगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। तो सेकेंड टाइम संजय प्रिंट होगा क्योंकि i की वैल्यू 2 है, फिर i प्लस प्लस होगा तो i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब फिर से चेक करें कंडीशन, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से नेम प्रिंट होगा। नेम प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस हुआ तो i की नई वैल्यू क्या हुई, 4। कंडीशन चेक करेंगे वो अभी भी ट्रू है, फिर से नेम प्रिंट हुआ। नेम प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस होगा तो i की नई वैल्यू 5। तो कंडीशन चेक करें, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, नेम। देन i प्लस प्लस, i की नई वैल्यू क्या होगी, 6। अब कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप का जो साइकिल है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम जो कि हमने 5 टाइम्स रिपीट किया, अगर इस प्रॉब्लम को हम चेंज कर दें कि आपको अपना नेम 50 टाइम प्रिंट करना है, तो आपको किसी भी स्टेटमेंट को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको मॉडिफाई करना होगा, अभी इस कंडीशन को। तो कंडीशन में हम 5 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 50। तो देखिए कितना इजी था कि लूप को 5 टाइम लिखा तो भी काम कर रहा है। अगर हमने लूप की कंडीशन को मॉडिफाई करके i लेस देन इक्वल्स टू 50 लिखा तो अब ये लूप ऑटोमेटिकली कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 50 टाइम्स। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि लूप कितना पावरफुल टूल है। जब हमें एक ही स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको बार बार ना लिखकर एक लूप फ्रेम करते हैं, और इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की हेल्प से उसको कंट्रोल करेंगे। तो कर्ली बेसिस का ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। स्टेटमेंट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान देते हैं, अभी हमने लूप को इंक्रीमेंट पार्ट पर रोटेट किया, अगर हम इसको डिक्रीमेंट पार्ट पर रोटेट करेंगे तो आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा। जो फॉर लूप का फर्स्ट लाइन था उसको ध्यान से देखिएगा। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा i इक्वल्स टू 5, कंडीशन होगा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहां i प्लस प्लस के जगह हम क्या यूज करेंगे, i माइनस माइनस, एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट एज इट इज होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लूप भी कितनी बार रिपीट होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, अगर इसको भी 50 टाइम रन करना है तो आप यहाँ पर i की वैल्यू 5 के प्लेस पर 50 पुट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर लूप का बेसिक, जिसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक फॉर लूप का सिंटेक्स कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, और एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हमने अपने नेम को 5 और 50 टाइम्स प्रिंट करके देखा। तो वो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल था। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप को अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो कैसे यूज करेंगे। तो एक प्रॉब्लम जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो आपके पास में एक प्रॉब्लम है कि आपको एक नंबर गिवन होगा और उस गिवन नंबर का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, और इस केस में भी हम लूप को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज एक नंबर है 5, हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लॉजिक यूज करना होता है कि हम 1 से लेकर उस नंबर तक जो भी डिजिट्स अवेलेबल है उनको मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बट दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। तो यहां पर अगर आप लूप लिखेंगे तो आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर यूज करना है, इस केस में लूप लिखते हैं तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करना होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस लॉजिक को लूप की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लूप हम यूज करेंगे वो फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो उसकी हेल्प से इस कंप्लीट प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो एक हेडर फाइल है stdio.h उसको लिखते हैं, एंड कंप्लीट कोड हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखना होगा। अब जो बेसिक एग्जांपल था उसमें मैंने कहीं भी printf scanf यूज नहीं किया, बट इस एग्जांपल में हम printf scanf भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं n, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं फैक्ट, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने मेंशन की 1। ये क्यों किया ये अभी बाद में देखेंगे, अभी आपको फोकस करना है वेरिएबल n पर। देन एक printf एंटर अ नंबर, ये वो नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको रीड करने के लिए हमने लिखा scanf %d %n। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, n। तो इट मींस हमें n वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो अब इस स्कैनफ के बाद हमें लूप फ्रेम करना है। तो लूप फ्रेम करने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीजें डिसाइड करनी होंगी। तो पहले इन्हीं को डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा n की वैल्यू अगर 5 है तो 1 से 5 तक सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे। सपोज n 50 है तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। कंडीशन, लूप कब तक चलाना है, जब तक कि क्या नहीं मिल जाता, n। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने से करना है, 1 से। तो सपोज हमने लिखा i इक्वल्स टू 1, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, i प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने लूप में जो 3 पार्ट्स यूज करने हैं उनको आइडेंटिफाई किया। तो आइए अब लूप इंप्लीमेंट करते हैं। ये इनिशियल वैल्यू i इक्वल्स टू 1, देन i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। तो इस तरीके से देखिए मैंने लूप के तीनों पार्ट्स को इंप्लीमेंट किया। लूप 1 से स्टार्ट हुआ, n जो टर्मिनेशन कंडीशन है कि जब तक i n से छोटा और उसके इक्वल है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा, एंड i प्लस प्लस i हमेशा 1 से इंक्रीज होगा। अब देखते हैं कि ये जो फैक्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसको कैसे यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें 1 मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है, देन हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है। और देखिएगा कि जब 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका जो रिजल्ट था वो फर्दर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तब लॉजिक कैसे बनेगा, इनिशियली 1 को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 ही रह जाए। तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और सपोज इसका रिजल्ट एक वेरिएबल f में स्टोर कर दिया, ठीक। अब हमें इस f को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो f में वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 1। तो 2 इंटू 1, तो फिर से f में उसी को स्टोर किया और नया नंबर क्या मिला, 2। अब इस f को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो f की नई वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई किससे हुआ, 3 से। तो फिर से अगर f लिखते हैं तो f की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और यहां पर भी इस 1 को हम किससे रिप्लेस करा सकते हैं, f से। इसका मतलब f एक वेरिएबल होगा जिसकी बिगिनिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, जो कि हमने यहां लिखा। और इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए फैक्ट इक्वल्स टू, अब 1 2 3 4 किससे मिल रहा है, वेरिएबल i से। और फैक्ट हमें एज इट इज यूज करना है।
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। तो अब इसको इटरेट करते हैं, आई 1 से स्टार्ट हुआ, एन सपोज 5, तो कंडीशन अगर आप चेक करेंगे तो कंडीशन अभी ट्रू है कि 1 5 से छोटा है। देन फैक्टोरियल कैलकुलेट किया तो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा। तो अगर हम देखें 1 इंटू 1, तो फैक्ट में वापस क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 2। कंडीशन चेक करें, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। फैक्ट की करंट वैल्यू क्या है, 1। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियली ये था, इस टाइम भी 1 है, बट आई कितना हो चुका है, 2। तो 2 इंटू 1, तो फैक्ट में अब नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर कैलकुलेशन के बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की नई वैल्यू 3। कंडीशन चेक करें, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब वापस चलते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट की करंट वैल्यू 2 और आई की करंट वैल्यू 3, तो फैक्ट में नया नंबर क्या आ जाएगा, 6। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई इज 4। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी ट्रू है। देन कैलकुलेशन, तो फैक्ट इज 6 एंड आई इज 4, तो फैक्ट में जो नया नंबर आएगा वो होगा 24। देन आई प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक करेंगे ट्रू, फिर इसको कैलकुलेट किया तो 24 इंटू 5, तो फैक्ट में नया नंबर आ जाएगा 120। देन अगेन आई प्लस प्लस होकर होगा 6। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप अपना इटरेशन और रिपीटेशन फिनिश कर देगा। इट मींस कंट्रोल फॉर लूप के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, तो फाइनली रिजल्ट फैक्ट वेरिएबल में अवेलेबल है जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर लूप के बाद printf फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d और फैक्ट एंड देन इसको क्लोज किया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेगा और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी यहाँ एक ही स्टेटमेंट लिखा है बट फिर भी कर्ली ब्रेसेस को यूज किया, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम बिना कर्ली ब्रेसेस के फॉर लूप को इंप्लीमेंट करते हैं देन ऑल्सो इट इज ओके। एंड एक और चीज, हमने आई वेरिएबल को यूज किया, तो आपको आई वेरिएबल को इंट के साथ डिक्लेयर करना होगा, अदरवाइज सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगा। तो जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज करते हैं उनको फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको फॉर लूप से फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया होगा। तो अभी हमने इस अप्रोच को फॉलो किया जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब हम देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो एक छोटे से चेंज से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। यहां पर 1 के प्लेस पर लिखेंगे i इक्वल्स टू n, और जो कंडीशन लिखा है वो हो जाएगा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड i प्लस प्लस के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, i माइनस माइनस। तो इस तरह से n 5 था, लूप 5 से स्टार्ट होगा, 1 तक डिक्रीज होगा, बाकी नंबर्स एज इट इज मल्टीप्लाई होंगे। तो इस बार सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। बट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। So I hope you understood whatever I explained in this video. So this is all about for loop. तो for loop में जो प्रोग्राम थियोरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपना नाम एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना चाहते हैं तो printf को लूप से कैसे रिपीट करेंगे। तो आइए उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, stdio.h और conio.h। देन मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, जो कि लूप रिपीट करेगा। देन फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी हमें फॉर लूप के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रिपीट करना है, तो मैं बिना कर्ली ब्रेसेस के अपने नेम को प्रिंट करवाता हूँ। ये फॉर लूप इम्प्लीमेंट हुआ। देन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने के बाद हम इसको सेव करते हैं। तो मैंने फाइल का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम देना चाहे उस नाम से फाइल को सेव करेंगे। देन प्रोग्राम कंपाइल करेंगे सो दैट वी कैन चेक एरर्स। एरर्स ज़ीरो हैं, तो हमने उनको प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा नेम 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। ठीक है, अब अगर हमें अपने नेम को 10 टाइम प्रिंट करना है तो आपको सिर्फ लूप को 5 के प्लेस पर 10 टाइम्स रिपीट करना है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज़ होंगे। और पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं CLR/SCR, राइट। तो मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, और इस बार आप देख सकते हैं कि मेरा नाम 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप लूप को जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, आप कंडीशन को मॉडिफाई करें और लूप उतनी ही बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप फॉर लूप में इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक और printf यूज़ करते हैं। तो मैंने एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दिया, सी प्रोग्रामिंग। तो अब इसको कंपाइल, तो कंपाइलेशन पे कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले मेरा नाम प्रिंट हुआ संजय गुप्ता, देन सी प्रोग्रामिंग, अगेन संजय गुप्ता, सी प्रोग्रामिंग, और ऐसा कितनी बार प्रिंट हो रहा है? 10 टाइम्स। तो लूप में अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आप रिपीट कर पाएँ। अब हम इस सिंपल प्रोग्राम के बाद जो अपना दूसरा प्रोग्राम था फैक्टोरियल कैलकुलेशन, वो देखते हैं। तो मेन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, और अब इस कोड को हम मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हम यूज़र से एक नंबर तो 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 फॉर लूप में जो प्रोग्राम थ्योरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपना नाम एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना चाहते हैं तो printf को लूप से कैसे, तो तो देन एक printf लिखेंगे जो कि मैसेज शो करेगा एंटर अ नंबर, एंड जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा वो स्कैनफ के थ्रू आपको स्टोर। तो 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 फॉर लूप में जो प्रोग्राम थ्योरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपना नाम एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना चाहते हैं तो printf को लूप से कैसे, तो 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 फॉर लूप में जो प्रोग्राम थ्योरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपना नाम एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना चाहते हैं तो printf को लूप से कैसे, तो 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 फॉर लूप में जो प्रोग्राम थ्योरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर, तो फॉर लूप में जो प्रोग्राम थ्योरेटिकली हमने समझे, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर अपना नाम एक, सॉरी, फॉर लूप कैलकुलेट करने के बाद हमें एक और स्टेटमेंट लिखना होगा, printf। तो मैंने printf यूज़ नहीं किया, इसलिए f में रिजल्ट तो आया बट वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, तो ये स्क्रीन पर रिजल्ट भी शो करेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इनपुट किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो स्क्रीन पर 120 डिस्प्ले हो गया है। अगर इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे और आप एंटर करेंगे 6, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720, तो ये उसको भी प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स आप इस प्रोग्राम को किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा इंटीजर नंबर जो
स्टोर करते हैं वेरिएबल में, उसका एक रेंज होता है। उस रेंज को अगर आप एक्सीड करते हैं तो आपको इंट के प्लेस पर लॉन्ग इंट यूज़ करना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखें। एंड अगर इसी प्रोग्राम को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लिखना होगा आई इक्वल्स टू नम, देन आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम, सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज नम से हमने स्टार्ट किया, एंड देन आई माइनस माइनस। तो इतना सा चेंज करने के बाद आप इस लूप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रन कर रहे हैं, और फिर से आप सेम इनपुट करेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर लूप का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थियोरेटिकली भी समझा, और आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हुए देखा कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो